जितने भी लोग बैठे हुए हैं उत्सुक हैं वो सभी लोग अपने महबूब नेता संजय सिंह का स्वागत करें और जोरदार नारे लगाएं जिससे कि हमारा उत्सव उनको पता चले। भैया ठीक भैया यूपी के शेर संजय सिंह प्रतापगढ़ पहुंची और प्रतापगढ़ के बाद संगम नगरी प्रयागराज में पहुंची। भाई सर्वेश यादव जी भी यहाँ पे हैं, जिलाध्यक्ष वहां पे। और जो लोग पहली पदयात्रा में थे उनको याद होगा, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हमारे साथ जुड़ा, जिसकी कल्पना भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं थी। भारी संख्या में लोग आए। मैं जहां रुका था वहां भी लोग मिलने आए, नौजवान आए मुझसे मिलने के लिए। कोई कह रहा था इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था उस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कह रहा था लेखपाल के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कहता था दरोगा के सिलेक्शन में धांधली हो गई, कोई कहता था पुलिस के सिलेक्शन में धांधली हो गई। अभी तो हमारे साथी जिक्र कर रहे थे वकीलों के परीक्षा में धांधली हो गई। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वहां ऐसे भी नौजवान मिलने आए जिन्होंने बताया जज के परीक्षा में पीसीएस जे में भी धांधली हो गई। यह उत्तर प्रदेश की हकीकत। दूसरी यात्रा रामपुर से अमरोहा थी, तीसरी यात्रा मिर्जापुर से काशी वाराणसी सारनाथ की थी, चौथी यात्रा आगरा से मथुरा तक की थी और ये पांचवें चरण की यात्रा मेरठ की क्रांतिकारी धरती से गाजियाबाद तक की है। 16 से 20 मई तक यात्रा चलेगी और इस दौरान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। अभी आपने देखा किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 93 पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक होना, नीट के पेपर लीक होने से करीब करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और 93 पेपर लीक के कारण जो प्रभावित लोग रहे उनकी संख्या करीब करीब 4 करोड़ है। उनके परिवारों को जोड़ लीजिए तो करीब करीब 20 करोड़ लोगों के पेट और पीठ पर छुरा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम रोजगार के सवाल पर ये पदयात्रा लेकर निकले हैं। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम नौजवानों के सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं। हम जो रेड़ी पटरी वाला, ठेले वाला, जो उसकी दुकान उजाड़ी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, हम उसकी भी बात करते हैं। और हमारे दिल्ली के, मेरठ के, गाजियाबाद के, नोएडा के जो व्यापारी उजाड़े जाते हैं, हम उनका भी सवाल उठाते हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं आशा बहुओं से, शिक्षा मित्रों से, मैं निवेदन करता हूं रोजगार सेवकों से कि सब लोग आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कभी हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जा रही है, कभी हम देखते हैं कि किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये सब प्रथा बंद होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमको बराबरी से जिंदगी जीने की गारंटी देता है।
तो दूसरा विषय हमारा वो है कि हम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, जाति और धर्म के आधार पर भेद ना हो, कभी मुसलमानों को टारगेट करके, कभी दलित को टारगेट करके, कभी पिछड़ों को टारगेट करके। ये जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चल रही है, ये रुकनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और मैं आप सबसे मेरठ के लोगों से अपील करना चाहता हूं, यात्रा अभी 5 दिनों तक चलेगी। आज से इसकी शुरुआत है, 20 को समापन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कोई 1 दिन के लिए आ सकता है तो 1 दिन के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आ सकता है तो 2 दिन के लिए आए। मैं तो कह रहा हूं कोई 1 घंटे के लिए भी यात्रा में आ सकता है तो आए, इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जब इस यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम दर्ज होगा कि आप भी नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मिटाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, गन्ना किसानों की आवाज उठा रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, किसानों को फसल के सही दाम दिए जाने के लिए लड़ रहे थे। तो मैं इसी बात कहूंगा, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। परमिशन मिल गई, कुछ परमिशन का इशू बता रहे थे। हाँ, कल परमिशन का इशू था। कल हमारे यहाँ काफी देर तक टेंट भी नहीं लगने दिया गया था, लेकिन रात में हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी ने बताया कि फिर प्रशासन से इनकी बातचीत हुई, मेरी भी लखनऊ के इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई कि 4 चरणों की पदयात्रा में आपने अनुमति दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरठ में कैसी परेशानी है। तो इसलिए बाद में उन्होंने जो भी समझा हो, हम तो पदयात्रा करते ही हमने तय कर दिया था, दिया था। बाद में उन्होंने अनुमति दी पदयात्रा के लिए। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि 1 साल तक का सोना ना खरीदे और पेट्रोल का कम से कम उपयोग करे, इसको लेकर क्या कहना है? अच्छा, एक चीज बताइए, 1.5 लाख रुपए तोला सोना हो गया जी। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदा है। सोना खरीदने की ताकत किसकी बची है? मोदी जी ने किसी को छोड़ा है सोना खरीदने लायक? अरे अपनी बेटी की शादी के लिए, घर में कोई त्योहार, कोई फंक्शन हो गया, छोटी मोटी खरीद कोई कर लेता है। सबसे ज्यादा सोना अगर जांच कराई जाए तो मोदी जी के मित्रों के पास निकलेगी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूट के आज विदेशों में बैठे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी के करीबी और सोने के व्यापारी। तो सोना तो मोदी जी के दोस्तों के पास है, इस देश की आम जनता कहां से सोना खरीद पाएगी? तो इसलिए नाम बताया तो आपने सुना नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, 2 प्यारे दोस्त हैं मोदी जी के, जो विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं और हमको और पूरी व्यवस्था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए। आपको पता है पिछले 12 साल में 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। जब $30 प्रति बैरल और $20 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तब भी डीजल पेट्रोल का दाम घटाया नहीं गया और मुनाफा कमाया गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए उन तमाम कंपनियों ने फायदा कमाया है जो डीजल पेट्रोल के कारोबार में है। आपको पता होना चाहिए कि जब से युद्ध शुरू हुआ है मध्य एशिया में, उसके बाद से अडानी ने अपने गैस का दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जब आप लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा इस देश की जनता से कमा रहे थे, तब तो आपने कोई छूट नहीं दी। आज मान लीजिए संकट है तो आपको देश की जनता को छूट देनी चाहिए। गैस का दाम आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 5 किलो गैस का दाम आपने 261 रुपए बढ़ा दिया। तो इसलिए ये आपका में अवसर तलाश रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, भाई डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो। मैं आज बड़ा हास्यास्पद एक वीडियो देख रहा था, जयपुर में हमारे पुलिस वाले भाई साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब बताइए, कोई अपराधी अगर अपराध करके किसी पुलिस वाले के सामने भागता रहेगा, वो साइकिल से कैसे पीछा करेगा? चाकू मार के, हार छीन के,
किसी का कत्ल करके भागता रहेगा। आपने ऐसा रोग लगा दिया है, अब पुलिस वाले बेचारे जयपुर में वो साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भाषण दिया मोदी जी ने, तुरंत बैठ के जहाज से ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद नीचे उतरे तो रोड शो करने लगे। अब 5 देशों की यात्रा पे है। अभी मुझे पता चला कि उनका दूसरा घर अरब में है। अभी बोला है मोदी जी ने कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूँ। अभी अरब में गए तो कह रहे हम दूसरे घर में आए। देख लीजिएगा बयान, मैं आ रहा था तो अभी देखा। और गले लग रहे थे उसको, मोहम्मद बिन सलमान को। ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज करना है संजय जी पार्टी और वहां के मुसलमानों को एकदम कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाना है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? संजय जी यहाँ तो मुसलमानों को कपड़े से पहचान लेते हो और वहाँ इतर मार जाती है। कैमरा चल रहा पीछे। संजय जी पार्टी वीर जारा की तरह हाथ फैला के ऐसे मिल रहे हैं जैसे अभी और ऊपर शाहरुख खान मिल रहा था। संजय जी पार्टी टूट रही है आपकी, देख रहे हैं कई अभी पीछे जो घटनाक्रम हुआ, आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जनता इस देश का आम आदमी, वो आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ है। अब जो लोग दबाव में किसी पार्टी में चले जाते हैं उनकी क्या बात की जाए। उनके ऊपर ईडी का छापा मारा, दबाव बनाया, लेके चले गए। हम लोग खड़े हैं मजबूती से। लोगों ने पहले ही डर गए। भैया ये बंदर घुड़की वाले लोग हैं। बंदर को देखा है आपने? खो 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 करके आते हैं, अगर डट के आप खड़े रहे तो भाग जाते हैं। तो बंदर घुड़की से जो डर गए वो इनके साथ चले गए। हम लोगों को भी तो जेल भेजा था, 183 दिन रह के आए। और अभी भी कहते हैं कि मोदी जी और उनकी सत्ता में जितनी ताकत है लगाइए हम लोगों के ऊपर, हम लड़ेंगे आपसे। तो तय करना पड़ेगा। सर यूपी में क्या तैयारी है आपकी? आपने उत्तर प्रदेश में हम लोग पंचायत के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि तारीखें जल्दी घोषित होंगी। पंचायत के चुनाव के बाद विधानसभा में कैसे जाना है आपके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। हरियाणा और दिल्ली का एग्जांपल जो है, अब इंडिया लाइंस क्या यूपी में साथ रहेगा? वही होता रहेगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव साफ सुथरा इस देश में कैसे हो, निष्पक्ष कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। SIR के मुद्दे पे हमने विपक्ष का साथ दिया था पार्लियामेंट में भी। जब बिहार का चुनाव हुआ था हमने पहले बता दिया था NDA जीतेगी एक तरफा, SIR हुआ तो इसलिए अभी चुनाव को निष्पक्ष कैसे कराया जाए इसकी लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। 100% बेईमानी से हुआ है। 100% बेईमानी से हुआ है। 6 लाख वोटर फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद बढ़ाए गए बंगाल में। कोई जवाब देने वाला है? 27 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे काट दिया गया। हिंदी में बोलूं तो तार्किक विसंगति। आज तक ये कैटेगरी कभी सुना नहीं होगा आपने। जब से मैं वोट दे रहा हूं समझदार हुआ, कभी ये कैटेगरी नहीं सुनी जिस कैटेगरी के नाम पे 27 लाख वोट बंगाल में काट दिए गए। कौन सा चुनाव हुआ बताइए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे देना। समझ लीजिए क्या चुनाव हुआ। यूपी में भी हुआ है, फिर क्या यहाँ 27 में क्या लग रहा है? अभी इंतजार कीजिए, अभी तो खेल बाकी है। फाइनल वोटर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद क्या खेल करेगी बीजेपी तब बात करें। सर 27 में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? धन्यवाद जी। 27